नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है प्रिसीजन लर्निंग। आज हम करने वाले हैं यूपीएससी एपीपी 2021 पेपर को सॉल्व। तो आइए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजंस। इसमें हमें ये देखना चाहिए कि सबसे पहले ये पेपर कब का है, 2021 का। तो यानी 2021 में सबसे रीसेंट क्या आया था, दैट वाज फ्रीडम टू हैव सेम सेक्स रिलेशनशिप्स। कौन सा केस था? दैट वाज नवतेज सिंह जौहर का केस था। ठीक है, इसमें जो बाकी के केस हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे राइट टू डाई, ये भी ओवर रूल हुआ था। कौन से केस में हुआ था? ये ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कब का केस था ये अराउंड 2009 का केस था। और उसके बाद सबरीमाला टेम्पल वाला केस भी 2019 के अराउंड ही आया था, लेकिन ये ओवर रूल नहीं होता, ये तब का ही डिसीजन था। और उसके बाद ट्रिपल तलाक का हमारे पास केस है। क्या केस था? शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिशन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो रिसेंट एडिशन 2021 के अराउंड जो हुई थी, दैट वाज राइट टू इंटरनेट सर्विसेज। ये कौन से केस में हुई थी? अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट केस क्वेश्चन अपने पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019। इनमें से कौन सा एक 104th अमेंडमेंट में आया था? नंबर 1 इज reservation of seats in favor of scheduled caste and scheduled tribes in all legislative bodies. Reservation of seats in favor of scheduled caste and scheduled tribes and representation by nomination of Anglo-Indian community in the House of People and Legislative Assembly. तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रीज़न बीइंग बिकॉज एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के रिजर्वेशन इसमें ख़त्म कर दिया गया था। जो 2 सीट्स उनको अलग से मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। थर्ड वन इज reservation of seats in favor of scheduled caste and scheduled tribe in House of People and Legislative Assembly of states for 8 years from the commencement of the Constitution. यस, ये बिल्कुल सही है, इसको एक्सटेंड किया गया फर्दर। और उसके बाद आता है, इसमें भी दोबारा फोर्थ ऑप्शन में भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आ गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? reservation of seats in favor of scheduled caste and scheduled tribes in House of People and Legislative Assemblies of states for 8 years from the commencement of the Constitution. Next question हमारे पास है, the Constitution of India expressly contains which one of the following kind of reservations. इसमें क्या है? maximum of 10 years for the economic weaker sections, maximum of 15% for the scheduled caste, maximum of 7.5% from the scheduled tribe, maximum of 27% फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ओनली इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की रिजर्वेशन ऐसी है जहाँ पे 10% मेंशन किया हुआ है। बाकी रिजर्वेशंस के लिए उन्होंने प्रोविजंस तो दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कहीं पे भी एक डेफिनेटिव परसेंटेज नहीं दी हुई है, ये नहीं है। सिमिलरली 27 भी नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज करेक्ट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अमेनेबल टू रिट जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट अमेनेबल टू रिट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट एंड इज अमेनेबल टू जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिट कोर्ट्स। एंड फोर्थ, इट इज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी अमेनेबल टू द जुडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स। तो इसमें हमें ये पता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है तो ये ऑब्वियसली जुडिक्शन में आएगी, तो ये भी गलत हो जाता है ऑप्शन। जो थर्ड ऑप्शन है 102nd अमेंडमेंट से आई थी, बिल्कुल 102nd अमेंडमेंट से आई थी। और ये अमेनेबल टू रिट जुडिक्शन है, बिल्कुल है। तो आंसर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। डी क्या था? इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी अमेनेबल टू जुडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स। नहीं, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। सो और ये ऑल जुडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स को मैनेबल भी नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है। तो आंसर इसमें होगा सी। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन फॉर टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्वलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर।
ये हम अगर ध्यान से देखें तो सेक्शन 57 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 6 ऑफ बीएनएस में दिया गया है। इसका क्या आंसर है? 20 ईयर्स। कि हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को जब रिकॉन करना है फॉर कैलकुलेशन और फ्रैक्शंस, हम उसको 20 ईयर्स अज्यूम करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच एन ऑफेंडर मे बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इफ यू वांट टू कीप एन ऑफेंडर, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगी? 3 मंथ्स होगी। ये कहाँ पे दिया गया है? इन सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ BNS, or also it is given in section 73 and section 74 of IPC. Next question is R was working with an X, exercising due care and caution. Suddenly the head of X flew and killed a man standing nearby. Which one of the following is the correct legal position? अगर इसे आप ध्यान से पढ़ें, ये एक इलस्ट्रेशन की बात करता है जो कि दी हुई है सेक्शन 80 आईपीसी में या फिर सेक्शन 18 बीएनएस में, है ना। तो इसके अंदर ये इलस्ट्रेशन दी हुई है, और क्योंकि ये इलस्ट्रेशन जो है वो डिफेंस की बात करती है, तो इसके अंदर यहाँ पे एक्सरसाइजिंग ड्यू केयर एंड क्वेश्चन हो रहा है। तो क्योंकि हम ड्यू केयर एंड क्वेश्चन लेते हुए विदाउट एनी मैलाफाइड इंटेंट ये चीज़ हो रही है, तो इसका आंसर होगा आर वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस द कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड वुड बी वैलिड कंसेंट इन द आइज ऑफ लॉ व्हेन द चाइल्ड इज अबव 12 ईयर्स ऑफ एज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। K is in the house which is on fire with a 3-month-old baby. People below hold out the blanket. K drops the baby from the housetop, knowing it well that the fall may kill the baby. His intention was not to kill, but in good faith and for the benefit of the baby. Unfortunately, the baby dies by the fall. Which one of the following is the correct legal position in the case? K would be guilty of culpable homicide of 3rd degree. K would be guilty of causing death by rashness. K would be guilty of causing accidental death due to negligent act. K would not be guilty of any offense. As we know, ये एक illustration है जो कि BNS में दी गई है। कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 30 की illustration 4 BNS में, और ये उसमें कौन सा सेक्शन था आईपीसी में? इट वाज सेक्शन नंबर 92 ऑफ आईपीसी। सो इसके अंदर बिकॉज के गुड फेथ में कर रहा है, फॉर बेनिफिट ऑफ बेबी कर रहा है, इवन दो इफ बेबी डाइज ऑल्सो के विल बी गेटिंग द डिफेंस ऑफ दिस एंड ही विल नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नॉर्मली अ वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट under the code of criminal procedure remains in force until is cancelled by the court of superior jurisdiction, is cancelled by the court which issued it, is cancelled by any court or it expires. तो इसका आंसर होगा बी। ये कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 32 सब क्लोज 2 ऑफ BNSS और सेक्शन 30 सब क्लोज 2 ऑफ CRPC। और ये वारंट ऑफ अरेस्ट की बात करते हैं सेक्शंस, और उसके अंदर ये दिया गया है कि until it is cancelled by the court which has issued it. Next comes the code of criminal procedure is a part of which of the following list under the Constitution of India? State list, union list, concurrent list or both state list? So as we know it is a part of concurrent list. Concurrent list में भी we know concurrent list is list 3 and CRPC it comes in the part of entry number 2. Next, under the provision of CRPC, police report means police report we know that police has duty to carry out investigation in the criminal cases. Whenever police completes the investigation, it submits a complete closure report or the report the charge sheet to the magistrate, which is given under section 173. This report is called police report and it is defined in section 2(1)
I think 21T is the exact section where it is defined. Yes, 21T of BNSS. It is defined, and here 173 now is replaced by 193. Next is section 2WA of CRPC defines victim as a person who has suffered any loss or injury caused by the reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes as given in the section 21Y of BNSS, which defines the victim. It is guardian or legal heir of the victim, which is also included in the expression victim. Next comes legal aid to accused at state's expense in certain cases is available under which one of the following sections of CRPC? It is provided in section 304 of CRPC, or now it is section 341 of BNSS. Next, A is tried for murder of B. Which one of the following is not a relevant fact? Let's look at the options. A had murdered X and B was aware of that. We know A is tried for the murder of B, and we also know the A had murdered X and B was aware of that is related to that. Next, B was drug addict. It doesn't relate to the main fact, that was A is tried for the murder of B. Again, B had tried to extort money from A. This could also be a reason. ये भी एक reason हो सकता है कि A ने B का murder करने की कोशिश की. Yeah, B had threatened A that he would disclose the information known to him regarding the murder of X. This could also be the reason. So the only which is not a relevant fact here, वहाँ पे क्या होगा? B was a drug addict. Next question comes, any fact which constitutes a motive is conclusive proof, strong ground for presumption, irrelevant in criminal prosecution, या फिर relevant fact. It is a relevant fact because when motive is cleared from a fact, it becomes a relevant fact because for a crime to be proven, आपको एक क्राइम प्रूव करने के लिए आपको दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, दैट इज मेंस रिया एंड एक्टस रियस. एक्टस रिया कॉन्स्टिट्यूट्स एक्शन and mens rea constitutes his motive as well as intention to do that thing. Now let's come on next question. Question number 18. Which one of the following statements with regard to the confession is correct? Confession made to police officers are relevant only in case of heinous offences. Confessions are not admissible if they are made to police officers whilst in the custody of such officers irrespective of the immediate presence of the magistrate. तो ये भी गलत हो जाता है बिकॉज इसमें क्या कह रहा है, irrespective of the immediate presence of magistrate में भी उन्हें नॉन एडमिसिबल समझेंगे. और फर्स्ट वाले में क्या है, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर्स आर रेलिवेंट ओनली इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस. ये भी गलत है. कन्फेशंस आर नॉट एडमिसिबल इफ दे आर मेड टू पुलिस ऑफिसर whilst in the custody unless it be made in the immediate presence of the magistrate. यानी ये बिल्कुल सही है. और ये कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 23 BSA में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट. इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स ऑफ ट्रिब्यूनल, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है. रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स ऑफ पुलिस और ऑफिसर्स ऑफ द फॉरेन कंट्री, दिस इज ऑल्सो अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल, ये जो है ये अपना करेक्ट आंसर होगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट. और पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. सो आंसर वुड बी C. Question 20. The burden of proof in a suit or proceeding lies on whom among the following? Defense, prosecution, the one who alleges, or the one who would fail if no evidence at all were given on the other side? इसका आंसर would be D. ये कहाँ दिया गया? सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सो आज के लिए इतना ही. बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट इस रिगार्ड में आ रहा है. सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको अगला, बिकॉज मैं सारे पेपर्स UPSC APP से रिलेटेड जो भी पॉसिबल पेपर्स अवेलेबल है, चाहे वो 21 का पेपर है, चाहे वो 23 का पेपर है, चाहे उससे पहले वाले दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अलग से जो पेपर्स हुए हैं वो सारे पेपर्स यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, इन डिटेल सॉल्व करने वाले हैं. और सिर्फ ये नहीं कि क्या करेक्ट आंसर है,
we will also cover the other options, what more possible questions be made from these questions itself. So I hope you like this video and thank you for watching.